नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही है उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या हुए थे। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी, 6 सीटें उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी। 80 में से 43 सीटों पर इनका कब्जा। और ऐसा लगता है कि ये जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, हालांकि इनमें से बहुत सारी सीटों में जीत का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी ये जो 37 की फिगर है, ये समाजवादी पार्टी के बिगड़ैल नेताओं के दिमाग खराब किए दे रही है। लखनऊ से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक हम देख रहे हैं एरोगेंसी, मनमानी, कानून के विरुद्ध काम और रेप जैसी घटनाओं में संलिप्तता। अयोध्या के भदरसा का जो इनका नगर अध्यक्ष है मोईद खान, वो तो ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। उसका नौकर राजू खान भी गिरफ्तार है। अब एक नई घटना कन्नौज में हो गई है साहब। इधर एक यादव जी इसी तरह के रेप के प्रयास में धर लिए गए हैं। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि उसका फोटो अखिलेश यादव और डिंपल के साथ वायरल है इस समय। तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है इस परिवार के लिए, या बिल्कुल शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव तो कहते थे कि लड़कों से गलती है, वो हो जाया करती है। और मोईद खान वाले मामले में जब पूरा प्रेशर बिल्डअप हो गया, तब अखिलेश यादव की तरफ से अगर बयान भी आए तो वो कितना शर्मनाक बयान था, जिसमें कहा गया था कि साहब डीएनए जांच की जाए। तो कुछ लोगों ने पूछ लिया कि आप जब मुख्यमंत्री थे और आपके कार्यकाल में जब रेप कांड हुआ करते थे तो सबका डीएनए कराते थे क्या? तो ये क्या मांग हुई कि साहब डीएनए जांच कराई जाए? यानी जो रेपिस्ट हैं, जो आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका बचाव करने के लिए आप इतना इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे? इस सब का इम्पैक्ट क्या होने वाला है और इनके लिए ये असहज स्थितियां हैं भी या नहीं, ये भी। और चूंकि 10 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या उन पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस सब का? इसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित चेहरे वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वीरेंद्र जी। एक चित्र आया है, एक ट्वीट भी है, ये देखिए। ये इस चित्र में 2 चित्र हैं। एक में अखिलेश यादव के साथ ये खड़े हुए हैं, जो रेप का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, और एक में डिंपल भी साथ में खड़ी हुई है। और चूंकि मामला कन्नौज का है, तो डिंपल के साथ और अखिलेश के साथ भी इसके फोटो हैं। नाम है नवाब सिंह यादव, जो नाबालिग बच्ची के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया है। सवाल ये है कि अगर साथ साथ फोटो खिंचवा रहे हैं खड़े होकर के, तो जान पहचान के तो हैं ही। इनके बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि ये ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं वहां पर। ये डिंपल यादव जब एमपी थी तब ये उनके प्रतिनिधि थे, वहां सांसद रिप्रेजेंटेटिव थे। ये सांसद को वहां रिप्रेजेंट करते थे। ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, और इनको वहां का मिनी सीएम कहा जाता है कन्नौज का। तो साहब ये कितनी असहज करने वाली तस्वीरें हैं और घटना है इन पति पत्नी के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन अक्टूबर 1992 में हुआ था। इसको 32 साल पूरे हो जाएंगे कुछ महीने बाद। तो समाजवादी पार्टी में अल्टीमेट जो टेस्ट होता है कि उस आदमी की विनेबिलिटी क्या है चुनाव में, और विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता क्या है, प्रॉस्पेक्ट क्या है, और वो उसका आधार है जाति। तो बहुजन समाज पार्टी में अगर इश्यू बन गया है तो शायद टिकट ना दें, लेकिन वरना आपराधिक घटनाएं कोई बहुत बड़ी, आपको याद होगा एक इनका बिजनौर का नेता था मनोज पारस, उसके ऊपर रेप का आरोप था, उसको मंत्री बनाया। वो आज भी एमएलए है, फिर भी जीत के आया है।
तो समाजवादी पार्टी में इस तरह की बातों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन सवाल ये महत्वपूर्ण है कि आज जो ये सब जो समाजवादी पार्टी में हो रहा है, ये स्थिति आखिरकार आई कैसे? तो लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये ये जो आज जो समाजवादी पार्टी है, 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर के जो किसान आधारित एक राजनीतिक दल बनाया था, भारतीय क्रांति दल, जो बाद में भारतीय लोक दल हो गया। फिर वो 1985 के विधानसभा चुनाव में वो दलित मजदूर किसान पार्टी हो गया, दमकिपा हो गया। उसके बाद वो फिर लोकदल हो गया और उसके बाद वो मर्ज हो गया जनता दल में। और उसके बाद 90 में जब मंडल लागू हुआ तो जनता दल टूट गया, सरकार गिर गई दिल्ली में के वीपी सिंह की, और लखनऊ में और यूपी में मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। तो फिर उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई वो थी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का जो कोर है, जो उसकी रीढ़ है, वो वही लोग हैं जिनको चौधरी चरण सिंह ने राजनीति में ला करके संगठित किया था और और, और उनको राजनीति में एक प्रभावशाली ताकत बनाया था। जब तक ये भारतीय क्रांति दल था, भारतीय लोक दल था, या लोक दल था, या जनता पार्टी था, या जनता दल था, तो इसकी एक वैचारिक पहचान थी, एक इसका वैचारिक एजेंडा था। और नेता पार्टी से ऊपर नहीं थे, किसान एजेंडा था, किसानों हित एजेंडा था, गरीबों हित एजेंडा था। और कोई भी नेता किसी घपले में, घोटाले में, अपराध में इन्वॉल्व आपको दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब मंडल लागू हो गया और केवल संख्या बल ही सबसे प्रभावी हो गया, तो यादव सबसे बड़ा संख्या बल के आधार पर पिछड़े वर्ग का एक जाति है। और इन्होंने अन्य जो न्यूमेरिकली संख्या बल पे जो संख्या बल पे जो छोटी जातियां थी उनको जोड़ा। और अयोध्या आंदोलन के चलते कांग्रेस से अलग हुआ मुसलमान और बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई, तो वो जुड़ गया समाजवादी पार्टी से। तो इनके पास 30% 31% का विनिंग कॉम्बिनेशन आ गया। और ये सरकार में आ गए 93 में पहली बार बसपा से गठबंधन करने के बाद। तो और ये पार्टी आगे चलती रही और उसके बाद पहली बार इनको बहुमत मिला है 2012 के विधानसभा चुनाव में, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन तब भी जो इनका वोट शेयर था वो 29.1% ही था, उससे अधिक नहीं गया था। जब इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जब इन्होंने बसपा और राष्ट्रीय लोकदल से अलायंस किया, तब इनका वोट 33% के ऊपर गया और इस बार भी 37% के आसपास गया है जब कांग्रेस से अलायंस किया। तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो 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 मोदी जी लगातार कह रहे हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं और प्लस ये परिवारवाद और जातिवाद का एक कॉकटेल है। तो ये ना इनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन है, ना कोई इनके पास लॉन्ग टर्म प्लान है। बस ये केवल जो है इनको हर बार इलेक्शन जीतना होता है किसी तरीके से। और 2012 में ये 30 में इनको मेजोरिटी मिल गई और आपकी बात 37 सीट लोकसभा में इनको मिल गई ये 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन समाजवादी पार्टी से आप अगर ये पूछिए कि इनकी आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या है, इनकी वैचारिक पहचान क्या है, जो इनको भारतीय जनता पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से एक अलग पहचान देती है, तो ये आपको 4 आलोचना की कहानियां सुना देंगे भारतीय जनता पार्टी। ये अडानी की पार्टी है, ये अंबानी की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, बेच दिया और सब प्राइवेटाइज कर दिया, सब खा लिया। अरे भाई वो तो हमको मालूम है, आप अपने बारे में बताइए। तो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक विशुद्ध वैचारिक चेतना का अभाव होता है और केवल पैसा कमाना और केवल बड़े नेता की सेवा करके जो उस परिवार का जो पार्टी का मालिक है उसके निकट रह करके पैसा कमाना, अपने प्रभुत्व को बढ़ाना, अपनी ताकत को बढ़ाना और अपनी संपत्ति को बढ़ाना, जब ये उद्देश्य हो जाता है तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जैसा कि हुआ है कन्नौज में और जैसा कि भदरसा अयोध्या में हुआ है। वो जो मोहित खान है वो एक अनपढ़ किस्म का आदमी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के संरक्षण में और जातिवादी सांप्रदायिक राजनीति में किसी तरीके से मुस्लिम वोट चाहिए, वो भी आदमी जो है 50 करोड़ का आदमी वहां हो गया था और उसने बेशुमार जमीनें कब्जा कर ली थी। वो तो योगी जी की सरकार है तो वो तमाम कब्जे खाली हो गए। तो ये जो वैचारिक संकट है, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जो जो असफलता ये है कि वो अपनी आज तक आइडियोलॉजिकल पहचान नहीं दे पाए। वो खाली पीडीए पीडीए करते हैं,
अरे भाई, पीडीए क्या होता है? पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। ये दलित बैकवर्ड मुस्लिम अलायंस की राजनीति तो नेहरू के जमाने से हो रही है। अगर आपको याद हो, 60 के दशक में अलीगढ़ लोकसभा सीट से बीपी मौर्य एक दलित थे, वो पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हुए थे इसी दलित पिछड़ा मुस्लिम अलायंस के चलते। तो और अब आपने उसको नया अंग्रेजी में नाम दे दिया पीडीए। तो अखिलेश यादव को जो आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन जो जो हल करना चाहिए, जो एड्रेस करना चाहिए, वो उन्होंने आज तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास देश को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, देश की विदेश नीति को लेकर के, भारत का राष्ट्रीय स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा, समाज की और भिन्न भिन्न विषयों पर हमारी नीति क्या होगी, शिक्षा पे क्या होगी, संस्कृति पे क्या होगी, रोजगार के लिए क्या होगी, एक उनके पास एक अपना विजन है, एक उनके पास अपना पॉलिसी स्टेटमेंट है। समाजवादी आप उनके पॉलिसी के विजन से सहमत हो असहमत हो, ये उस व्यक्ति का निजी मुद्दा है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। कौन कितना सहमत है, कौन कितना असहमत है, कांग्रेस के पास भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास क्या है? वो वास्तव में देखें तो देश भर की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके पास उनके सामने ये संकट है, और उनके अस्तित्व का केवल एक ही आधार ये है कि वो सत्ता में बने हुए हैं। जैसे तमिलनाडु में डीएमके पार्टी जो है लगातार सत्ता में बनी हुई है, कभी डीएमके कभी एआईडीएमके, और ये सिलसिला चलते हुए लगभग 60 साल हो गए। 66 में या 67 में ये पार्टी आई थी, और उस समय अन्ना दुरे थे, और बाद में ये पार्टी में स्प्लिट हो गया, करुणानिधि अलग हो गए, और एमजी रामचंद्रन ने आज पार्टी अलग बना ली, एआईएडीएमके। आप हरियाणा में देख लीजिए, एक आपके चौटाला जी हैं, एक उनकी पार्टी है, एक उनके पोते की पार्टी है जेजे, एक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, एक पार्टी जेजेपी है। अब आप अगर पता करिए तो इन पार्टियों की आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या है, इनकी वैचारिक पहचान क्या है, इनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, हरियाणा के विषय में क्या सोचते हैं, क्या किया जाए यहाँ किसानों का। बस हमने सीट जीत लेनी है, हमें जाटों का वोट मिल जाएगा, हमें इसका वोट मिल जाएगा, बस केवल जातियों का जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ घटाव करके इलेक्शन जीत लो। यही हाल अरविंद केजरीवाल का है। ये ऐसी पार्टी जिसका किसी मामले में कोई ये एक ऐसी पार्टी है जो बिना इसकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, लेकिन ये सत्ता में दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, अब हरियाणा में आने का सपना देख रही है, और गुजरात में इलेक्शन लड़ रही थी, और वहां भी जो है सत्ता में आने का ख्वाब था, और राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो राजनीति में बिना राजनीतिक विचारधारा की, बिना किसी पॉलिटिकल कन्विक्शन की पार्टियां जो होती हैं, वो यही काम करती हैं। और आप अगर समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछ लें भाई कि आपका इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है, तो वो केवल और केवल जो अपने स्थापना के दिन से आज तक जो वो काम कर रहे हैं, वो केवल रूलिंग पार्टी को गाली दे दो। पहले गाली बकते थे कांग्रेस को, आज गाली दे रहे हैं बीजेपी को। तो जब विचार नहीं होगा, और आखिरकार किसी पार्टी से अगर आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी पार्टी विश्व की मानी जाती है, इसके पास 20 करोड़ इसके लोग जुड़े हुए हैं, तो वो किसी विचार के आधार पर जुड़े हुए हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग कोई बीजेपी की नौकरी पेशा कार्यकर्ता है। तो ये समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि लोग केवल जुड़ते हैं इससे कि अगर ये पावर में आ गई तो ठेका पट्टा मिलेगा, पैसा मिलेगा, और इनके यहाँ हर कानून को तोड़ना। अगर समाजवादी पार्टी सरकार में है तो टोल प्लाजा में हाईवेज के ऊपर मारपीट करना और बिना टोल प्लाजा दिए हुए अपनी गाड़ी को निकालना बहुत सामान्य बात होती है। और हर तरह का जो क्राइम है, अगर आप अखिलेश यादव के सरकार की याद करें, तो कम से कम 1100 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हुई थी जब पशु तस्करों ने पुलिस कर्मियों पे हमले किए थे, और तमाम पुलिसकर्मी मारे भी गए थे, उनकी जान चली गई थी, और पुलिस पे हमले की लगभग 2000 घटनाएं हुई थी। तो ये घटनाएं इसलिए हुई थी कि हम पार्टी में आए ही इसलिए हैं कि हमको हर संभव तरीके से पैसा कमाना है, संपत्ति खड़ी करनी है, और हमको बंदूक का लाइसेंस लेना है, और हर तरह का ऐसा काम कर, कानून से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इस पार्टी में आए ही इसलिए हैं ताकि हम जो है बड़े आदमी बन सके, हमको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत मिल सके। ये है समाजवादी पार्टी का हथियार।
आप जाके इटावा में देख लीजिए। मैं पहली बार इटावा गया था सन 85 में, और आज आप इटावा देखिए तो एक नया इटावा बस गया है। और वहां पे और इसी इसी ब्लैक मनी के चलते वहां पे जो है एक समृद्धि की बहार आ गई है। इटावा में है, औरैया में है, मैनपुरी में है, फिरोजाबाद में है, एटा में है, ये स्थिति है। और आपने अगर पिछले 7 साल में जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई आपने देखी हो, 2 भाई हैं एटा में, एक रामेश्वर, एक जोगेश्वर यादव। इन लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी सरकार ने कब्जा की, जो उन्होंने कब्जा कर रखी थी। तमाम इनके इलीगल बिल्डिंग्स गिरा दी गई हैं। एक बहुत बड़ा महल नुमा घर था इनका एटा में, उसको भी सरकार ने डिमोलिश किया। दोनों जेल में हैं। राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, साहब इनके ऊपर थोड़ी रहम की जाए, तो मुख्यमंत्री ने उनको पूरे उनके अपराध का ब्यौरा दिखा दिया कि ये इनका इतिहास है पिछले 30 साल का। तो समाजवादी पार्टी में इस तरह के लोग हर जिले में मौजूद हैं। वो अलग बात है कि केवल 2 ही लोग पकड़ में आए हैं अब तक, लेकिन अपराधों का लंबा इतिहास समाजवादी पार्टी के हर प्रमुख नेता का है, क्योंकि उनको सत्ता में दबंगई के बल पर सत्ता हासिल करना है, और फिर उससे दुगनी दबंगई के बल पर सत्ता में बने रहना है। आप मुलायम सिंह यादव के 3 कार्यकाल देख लीजिए, आप अखिलेश यादव का कार्यकाल देख लीजिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में कभी आपको दबंगई होती नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी शिकायतें हैं, लोगों पे आरोप लगते हैं, लेकिन दबंगई करके भारतीय जनता पार्टी में आप रह नहीं सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते, आपकी स्वीकार्यता नहीं हो सकती। 2-4 लोग होंगे, कोई ऐसा नहीं, अपवाद होते हैं। तो ये जो घटनाएं हुई हैं अभी भदरसा जिला अयोध्या की, और जो घटना आपने बताई कन्नौज की, इस तरह की दबंगई केवल इस ये उनकी डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है कि अब तो हम पावरफुल है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इनके तो जो बेस हैं मुसलमान और यादव, दोनों ने ही कर्मकांड कर दिए। एक ने भदरसा में और एक ने कन्नौज में। दोनों ही अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद भदरसा वाले को तो अभी तक भी पद से नहीं हटाया गया, वो अभी भी नगर अध्यक्ष बना हुआ है। हाँ 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 और इनकी तो तस्वीर पति पत्नी के साथ है। हाँ। तो सवाल ये है कि ये जो 10 सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है, इस पे किसी तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, ये जो कन्नौज का इलाका है, ये तो बहुत करीब है करहल से, बहुत दूर नहीं है। और कन्नौज से स्वयं अखिलेश यादव एमपी हैं, और उनकी पत्नी यहाँ से एमपी रह चुकी हैं, एक बार हार भी चुकी हैं। तो ये तो आप मान के चलिए कि यादवों में इसका असर नहीं होगा। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी इसको किस हद तक मुद्दा बना पाती है, ये तो चुनाव में मालूम पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो काठ की हड्डियां इन्होंने चढ़ाई थी कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हम हर एक को खटाखट 1 लाख रुपया साल में देंगे, महीने में 8,500 रुपए देंगे, और हम जो है मोदी गवर्नमेंट आपको 5 किलो अनाज दे रही है, हम 10 किलो देंगे। अब इनके झूठ का अंदाजा आप इससे लगाइए कि सरकार का 2024-25 का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो 31 लाख करोड़ है, और 2024 के अपने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने जो फ्री सुविधाओं का वादा किया था, केवल उसका बिल 60 लाख करोड़ है। अब बताइए कहां से आता है ये? अगर आप केवल जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू है, केवल यही जो है प्रत्येक परिवार को 31 को 1 लाख रुपए देने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो जब इतना झूठ के आधार पर आप यहाँ पे यूपी में 37 सीटें आपने जीत ली, 6 कांग्रेस ने जीत ली, तो आप समझिए इनका जो आत्मविश्वास तो अपनी बुलंदी पे होगा कि हम फिर इसी मुद्दा को अपनाएंगे। और आप देखिए फिर से समाजवादी पार्टी ने आरक्षण को मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और लेकिन इनके इन प्रयासों को इस बात से बहुत झटका लगा है कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार ने उस मामले को तुरंत हल किया और तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित कराया कि बाबा साहब के संविधान में शेड्यूल कास्ट के लिए क्रीमी लेयर की कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम आपका ये आदेश नहीं मान सकते। तो जो है, तो अब इनके गुब्बारे की हवा निकल गई।
अब मायावती जी अभी भी मुद्दा बनाए हुए हैं कि साहब ना, आप संविधान संशोधन का बिल पार्लियामेंट में लाइए, संविधान को अमेंड कीजिए, लोकसभा राज्यसभा से उसको पास कराइए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को न्यूट्रलाइज कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अस्तित्व बना हुआ है, इसलिए हम इसको मान्य नहीं करते। जबकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि केंद्र सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कभी लागू नहीं करने वाली है। लेकिन इनके लिए शेड्यूल कास्ट का हित महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए अपना चुनावी हित, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है, ताकि इनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। ये प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी की भी है और ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी की भी है, सॉरी बहुजन समाज पार्टी की भी है। लेकिन जो जोश और जो फरवर और जो तरंग और जो उमंग आपने देखी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब लोगों को मालूम है कि ये 10 विधानसभा की सीटें बीजेपी सारी हार जाए, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी सारी जीत जाए तो उसकी संख्या में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती। ऑलरेडी 403 की विधानसभा में उसके पास 270 के आसपास अपनी सीटें हैं, तो उसके पास अपना प्रचंड बहुमत है। 10 सीटें बढ़ने से, 10 सीटें कम होने से बीजेपी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। जबकि उनको मालूम है कि अगर रूलिंग पार्टी को अगर हम जितवाएंगे तो हमारे क्षेत्र में कुछ बेहतर काम हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। और अगर बीजेपी कैंडिडेट नहीं जीतता है तो इस बात की तो गारंटी कुछ नहीं होगा, अगर जीतेगा तो कुछ हो जाएगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो इस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से बहुत आगे है। योगी जी लगातार इन क्षेत्रों के लोगों से बैठक कर रहे हैं, वो स्वयं जा चुके हैं कटेरी और मिल्कीपुर, जो दोनों सीटें, एक सीट अयोध्या में है और एक सीट बगल के अम्बेडकर नगर में है। उन्होंने आज से करीब 3 हफ्ते पहले ही 10 सीटों के लिए 3-3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है और मंत्री लगातार वहीं लगातार कैंप कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि ये इन लोगों ने, इस क्षेत्र के मतदाताओं ने 2014 की लोकसभा में, 2017 की विधानसभा में, 2019 की लोकसभा में, 2022 की विधानसभा में हमको वोट दिया। तो आखिरकार ऐसी क्या नाराजगी होगी कि ये 2024 में ये हमसे विमुख क्यों हो गए। तो जब जनता के द्वारे सरकार जाती है तो और संवाद स्थापित करती है, उनकी शिकायतें, उनके गुस्से, उनके रोष का समाधान करती है, तो इसका असर पड़ता है। जनता जो है नेता की विनम्रता को पसंद करती है और ये बीजेपी के लोग भी मानते हैं कहीं ना कहीं संवाद में कमी आ गई थी, जिसका नुकसान उठाना पड़ा लोकसभा चुनाव में, तो उसको वो दूर करेंगे। और अगर मेहनत आप करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है कि अब की बार का चुनाव ट्रायंगुलर होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा चुनाव में लगभग डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था, बहुजन समाज पार्टी तो कॉन्टेस्ट में ही नहीं थी, लोकसभा के चुनाव में उसको एक सीट भी नहीं मिली। तो ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा होने जा रही है, बहुत अग्नि परीक्षा होने जा रही है। और ऊपर से जो कन्नौज का और भदरसा अयोध्या का जो मामला आ गया है, इससे भी अपने को बचाव करना समाजवादी पार्टी की चुनौती को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, और इसकी चुनौती और बढ़ेगी। अखिलेश यादव क्या कहेंगे इनको डिफेंड करने के बारे में। और ये भदरसा के अपने मुस्लिम नेता को चाहे कार्रवाई करें या ना करें, ये कितना बचाएं, समाजवादी जो मुस्लिम वोट तो समाजवादी पार्टी को ही जाएगा, वो बीजेपी में थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक मुद्दा बनेगा जिसको समाजवादी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। वीरेंद्र जी, आपने कहा कि कोई बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तो कम से कम नहीं पड़ेगा चुनाव परिणामों का, लेकिन 2 सीटें हैं, कटेहरी और मिल्कीपुर। एक लालजी वर्मा वाली जो खाली हुई है और एक जो अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से चुने जाने से मिल्कीपुर खाली हुई। ये 2 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका होगा। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा झटका होगा स्वयं इसके कारणों से। अखिलेश यादव ने कहा कि अवधेश प्रसाद जो हमारे एमपी हुए हैं फैजाबाद से, ये अयोध्या के राजा है।
तो ये जो बड़बोलापन है और ये क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या होती है, ये हमेशा ये बड़बोलेपन से बच नहीं पाते। ठीक है, वो फैजाबाद के सांसद हैं, इसमें तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसको भारत के प्राचीन जो हमारी जो सभ्यता है और जो लोग और जो मान्यता है, इसको आप ये इस तरह की बात करके आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बिना वजह अपमानित करने का प्रयास किया। ये बात स्वयं अवधेश प्रसाद कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसी भूमि में के रहने वाले हैं, वहीं उनका जन्म हुआ है, वो वहाँ की संस्कृति वो वहाँ के लोगों की जो संवेदनशीलता को जानते हैं। तो और जिस तरीके से लोकसभा में सबसे पहली पंक्ति में उनको स्थान दिया गया है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनको अपना पोस्टर बॉय के रूप में दिखा रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने को हरा करके उन्होंने धरती हिला दी हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं 1989 के लोकसभा चुनाव में भी फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें अयोध्या भी आता है, वहां से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मित्र सेन यादव निर्वाचित हुए थे, और उस समय भी ये कहा था कांग्रेस ने कि देखो बीजेपी के राम मंदिर के मुद्दे को फैजाबाद अयोध्या की जनता ने नकार दिया, ठुकरा दिया। और जो कटेरी सीट के जो लालजी वर्मा हैं, जो वहां से विधायक हैं और वो अब की बार एमपी हो गए हैं अम्बेडकर नगर सीट से, ये सीट अगर ये समाजवादी पार्टी हार जाती है, तो समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में जो ये माहौल बनाया है कि कुर्मी समाज का वोट बीजेपी से अलग हुआ है और वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। ये बात सही है कि कुर्मी समाज के कई सांसद निर्वाचित हुए हैं समाजवादी पार्टी से, फतेहपुर है, अम्बेडकर नगर है, और ये लखीमपुर है, 2-3 स्थान और हैं। वो बिल्कुल कुर्मी समाज का वोट बीजेपी से विमुख हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इसी जीत लेती है, तो उसको कम से कम एक नया आत्मविश्वास मिलेगा, और जिस समाज का विश्वास उसने खोया है, उसको वापस पाने की जो प्रक्रिया शुरू हो सकेगी, और जिसका लाभ आपको दिखेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो असली जो और ये 2 सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मिल्कीपुर और कटेरी, और स्वयं योगी जी ने इन दिनों दोनों सीटों का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। योगी जी ने अपने को इंचार्ज इन्हीं 2 सीटों का बनाया है कि इसका जिम्मा उन्होंने स्वयं उठाया है, और वो देखिएगा। और अगर मुख्यमंत्री योगी ऐसा मुख्यमंत्री हो और वो ये उत्तरदायित्व ले रहे हैं अपने आप में, तो इसके बहुत गंभीर और बहुत ही जिम्मेदारी से इसके मतलब को समझा जाना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री स्वयं इसमें अगर स्वयं अपने को जोड़ लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई चौटाला जी हैं कि यहाँ पे जो है हर तरह के अनियमितताएं होंगी या कोई दबंगई होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल एक एक व्यक्ति का वोट अपने कार्य क्षमता और अपनी कुशलता और जो अपने उपलब्धियों का जो रिकॉर्ड है और जो हम आपसे करने का वादा कर रहे हैं, ये हम करेंगे, इसके आधार पर लिया जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने देखी है समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में। उपचुनाव कैसे होते थे और कैसे वोट लिए जाते थे और सारे उपचुनाव सपा बसपा ही जीतते थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा होगा, सबको पूरी छूट मिलेगी कि ये उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल नहीं है, ये ममता बनर्जी का प्रदेश नहीं है कि जहां पे पंचायत चुनाव होता है तो 60% सीटों पे कोई नामांकन ही भरने, केवल एक ही नामांकन भरा जाता है, और 50% से ज्यादा सीटों पर जो चुनाव होता है निर्विरोध। तो ऐसा यूपी में नहीं होने वाला है। यूपी जो है पॉलिटिकली बहुत अवेयर, लोग यहाँ बहुत जागरूक हैं। और फिर असली बात यह है कि कि भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल ये चुनाव जीतना ही चुनौती नहीं है। चुनाव 2027 में भी होगा, चुनाव 2029 में भी होगा, नगर निकाय चुनाव भी होगा, पंचायत चुनाव भी होगा। तो अगर एक चुनाव में आप अगर कोई गड़बड़ करके जीत लेंगे, तो बाकी चुनाव में आप क्या मुंह दिखाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई शॉर्टकट अपना करके, जैसा कि एक परंपरा रही है, जो परंपरा है बंगाल की, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा, हालांकि आरोप लगाए जाएंगे, आरोप लगाने में ये समाज, और जो पार्टी जब हारने की स्थिति में होती है तो उसके बाद एक ही विकल्प होता है कि आरोप लगाओ, तो आरोप लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए।
और अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।